हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के कालक्रमिक विकास को देखेंगे और समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा को समझने से पहले थोड़ा भाषा को समझते हैं। भाषा शब्द यदि देखें तो यह भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। यदि भाषा की दृष्टि से हिंदी पर विचार करें तो यह योगात्मक के अंतर्गत श्लिष्ट और श्लिष्ट के अंतर्गत बहिर्मुखी और बहिर्मुखी के अंतर्गत वियोगात्मक है। अब यह जो वर्गीकरण है, यह जिसमें प्रमुख शब्दों का क्या अर्थ है? योगात्मक। योगात्मक, इसमें जो योगात्मक आया है, इसमें योगात्मक का अर्थ है कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें शब्द और अर्थ का मिला हुआ संयोग होता है, यानी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। अब आइए दोस्तों, श्लिष्ट। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें शब्द और प्रत्यय को यदि देखें तो यह कहीं ना कहीं एक दूसरे से घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं। अब दोस्तों, बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में लगते हैं, अर्थात जो अगर प्रत्यय की बात करें तो यह प्रकृति अर्थात शब्द की प्रकृति, शब्द की प्रकृति से तात्पर्य यह है कि यह शब्द के अंत में लगते हैं। अब वियोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, अर्थात यदि हम देखें तो पढ़ धातु को यदि हम देखें तो चूंकि हिंदी के जितने भी शब्द हैं वह संस्कृत से लिए गए हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वह संस्कृत से ही ली गई हैं। तो यदि हम पढ़ को देखें तो पढ़ में जब आई लगा देते हैं तो यह पढ़ाई हो जाता है। इसमें यदि प्रत्यय आई को अलग करें तो पढ़ का मतलब पढ़ना हो जाता है, अर्थात यहाँ पर यदि दोनों को अलग करें तो प्रत्यय यानी वही शब्द जो है, शब्द का एक विशेष अर्थ जो है वह हमें दिखाई देता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वाक्य रचना एवं रूप रचना के आधार को मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक या रूप के आधार पर किया गया वर्गीकरण कहते हैं। इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। यदि इसके वर्गीकरण को देखें तो यह वियोगात्मक और संयोगात्मक दो प्रकार का होता है। वियोगात्मक, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, जैसे पढ़ प्लस आई। यहाँ पढ़ से भी अर्थ निकलता है और आई तो प्रत्यय है ही। इसके अंतर्गत तीन भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कई बार परीक्षा में यह पूछा जाता है कि भाई संस्कृत आकृति मूलक या रूप के आधार पर किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, यह वियोगात्मक के अंतर्गत नहीं आते। कई परीक्षार्थी जो हैं इसमें बहुत ही गड़बड़ करते हैं। वह यह सोचते हैं चूंकि हिंदी जो है वह संस्कृत से निकली हुई है तो यह वियोगात्मक होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी जो है वह वियोगात्मक है, लेकिन संस्कृत की यदि बात करें तो यह संयोगात्मक है। इसमें प्रकृति प्रत्यय के साथ जुड़ा रहता है, जिसका एकमात्र जो है वह भाषा है वह संस्कृत है। अब हम दोस्तों हिंदी और उसके भाषा परिवार को समझते हैं। हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी मुख्य रूप से भारोपीय परिवार के भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चार भाषा परिवार हैं। सर्वप्रथम भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार के भारत के अंदर 73% लोग बोलने वाले हैं। दूसरे पर द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारतीय भाषाएं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं आती हैं। भारत में यदि देखें तो
इन द्रविड़ भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 25% है। अब आइए इसका तीसरा जो है वह है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक भाषा को भारत में 1.3% लोग बोलते हैं। और चौथा है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती अर्थात भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में असम, लद्दाख, लेह इत्यादि राज्यों में इसके बोलने वाले हैं। और भारत में कुल अगर देखें तो इसका प्रतिशत है 0.7% लोग जो है इस भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभक्त किया जाता है। प्रथम कालखंड, जिसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, जिसका जिसका कालखंड या समय सीमा 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। और दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व है। और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी पूर्व से अब तक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को समझते हैं। दोस्तों, यदि इस काल को देखें तो इसे ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल, जिसे वैदिक काल भी कहते हैं, या जिसमें वैदिक संस्कृत का भी प्रयोग हुआ है, उसकी समय सीमा 2000 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक है। और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा को यदि हम देखें तो यह 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। आइए थोड़ा इस काल को समझते हैं। चूंकि यह ऋग्वैदिक काल से शुरू होकर उत्तर वैदिक काल तक समाप्त हुआ है, या उत्तर वैदिक काल तक इसका विकास हुआ है। यहाँ पर हम, चूंकि यह पूरा काल संस्कृत काल भी कहलाता है, क्योंकि संस्कृत के बहुत बड़े ग्रंथ, चाहे वह वेद हो, ब्राह्मण हो, संहिता हो, उपनिषद हो, सबका निर्माण इसी काल के अंतर्गत हुआ है। तो भाषा की दृष्टि से चूंकि संस्कृत इस समय की प्रधान भाषा थी, राजकाज की भाषा थी, तो ऋग्वैदिक काल में संस्कृत का परिनिष्ठित रूप अर्थात शुद्ध संस्कृत का रूप देखने को मिलता है। इस भाषा का प्रयोग उस समय के राजा महाराजा और गणमान्य लोग किया करते थे, और विशेष रूप से पंडितों की तो यह भाषा थी। इस दौरान विभिन्न प्रकार के संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों की रचना हुई। जितने भी वेद अथवा संहिता थी, उन सब की रचना यहाँ संस्कृत में हुई। चाहे संहिता में यदि हम देखें तो ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, अर्थात ये सारे वेद के अंतर्गत ही हैं। महत्व की दृष्टि से यदि हम इस पर दृष्टि डालें तो ऋक संहिता अर्थात ऋग्वेद जिस है, ऋग्वेद जो है ऋक से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। और इसके अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। इसके सूक्त विशेष रूप से यज्ञों के अवसरों पर देवताओं की स्तुतियों के लिए गाए जाते थे या पढ़े जाते थे। अब दूसरे संहिता या वेद को देखें तो यजु संहिता या यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञों के कर्मकांडों में प्रयुक्त मंत्र, पद और गद दोनों रूपों में संग्रहित हैं। तीसरे संहिता को यदि देखें तो यह यजु संहिता है। इसके अंतर्गत 2 रूप है, इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग तत्व हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग हैं। सामवेद को यदि देखें तो इसमें साम योगों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों के गेय पद हैं। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, और यह जो है, यह शेष इसके जो मंत्रों को यदि देखें तो यह ऋग्वेद से उधार लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता या अथर्ववेद जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटकों का संकलन है। यदि और आगे यदि देखें तो इसमें अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता में अपने अपने, यानी कि यदि हम इन
चारों वेदों को देखो तो इनके अपने अपने जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण प्रमुख रूप से हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भागों को उपनिषद कहा जाता है। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, लेकिन यहाँ मैं मुख्य रूप से 12 उपनिषदों की चर्चा करना चाहता हूँ। ये 12 उपनिषद मुख्य उपनिषद है, जो निम्न प्रकार है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैतरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेता, श्वेतर उपनिषद। इन सब की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। अब यदि लौकिक संस्कृत की तरफ देखें तो इस समय जो वैदिक संस्कृत भाषा थी वह धीरे धीरे टूटने लगी थी, अर्थात जन सामान्य में उसका टूटा हुआ रूप प्रयोग होने लगा था। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि वह सरलतम की ओर हमेशा झुकता है, तो जो परिनिष्ठित वैदिक संस्कृत थी उससे सामान्य लोगों का जो है वह जुड़ाव कम था। अतः भाषा का वह रूप विकसित हुआ जो संभ्रांत और सामान्य लोगों के बीच की एक कड़ी, तो इस कड़ी के रूप में लौकिक संस्कृत का जो है वह विकास हुआ। लौकिक संस्कृत की यदि बात करें तो यह सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसका विस्तृत रूप देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत के ग्रंथों की यदि बात करें तो इसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों की, महाकाव्यों की रचना की गई। आशा है दोस्तों आपको प्राचीन आर्य भाषा की व्याख्या समझ में आई होगी। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की तरफ। मध्यकालीन आर्य भाषा मुख्य रूप से इसका काल यदि देखें तो वह 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इसके अंतर्गत यदि हम दृष्टि डालें तो यहाँ चूंकि लौकिक संस्कृत से जो संस्कृत भाषा है वह अब और अधिक टूटने लगी, अर्थात यहाँ पर संस्कृत के ही टूटे हुए रूपों का विभिन्न कालखंडों में विकास हुआ। तो मध्यकालीन आर्य भाषा तक आते आते संस्कृत के टूटे हुए 3 रूप दिखाई देने लगे, अर्थात अब यहाँ पर लोक भाषा का विकास होता है, जिसमें जो कहीं ना कहीं संस्कृत की जटिलताओं को छोड़कर सरलतम रूप की ओर अग्रसर हुई। जिसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले पाली जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इसका जो काल समय सीमा या काल है वह है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी पूर्व तक पाली। दूसरा है प्राकृत जिसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, इसकी समय सीमा जो है वह 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। तृतीय है अपभ्रंश जिसको हम तृतीय प्राकृत के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इसकी समय सीमा जो है वह 500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और तीसरी यदि हम बात करें तो वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिसकी समय सीमा 1000 से लेकर ईस्वी से लेकर और अब तक है। दोस्तों इनकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए या मेरे द्वारा दी गई व्याख्या समझ में आई होगी तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण शब्दों की एक श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है वह भी चालू की जाएगी। और चूंकि इसमें से भी आपके परीक्षा में मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं, तो आप जो है इसको बहुत ही ध्यान से देखें और इसे समझें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।